दोस्तों ये बात है अगस्त 1941 की। हिटलर अब तक पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले चुका था। यूरोप के छोटे बड़े देश या तो जर्मनी के कब्जे में आ चुके थे या फिर जर्मनी के एलाय बन चुके थे। इसके बाद हिटलर सोवियत यूनियन को इन्वेड करने का एक प्लान बनाता है और अपने इस अभियान को वो ऑपरेशन बारबरोसा का नाम देता है। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने आर्मी को 3 भागों में बांटा था: आर्मी ग्रुप नॉर्थ, आर्मी ग्रुप सेंटर और आर्मी ग्रुप साउथ। आर्मी ग्रुप नॉर्थ का ऑब्जेक्टिव लेनिनग्राड, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, को कब्जे में लेने का था। आर्मी ग्रुप सेंटर का काम मॉस्को पर कब्जा करना था और आर्मी ग्रुप साउथ का काम यूक्रेन पर कब्जा करने का था। हालांकि जर्मन आर्मी को शुरुआती सक्सेस तो मिली, लेकिन उन्होंने इस लड़ाई को जितना आसान समझा था ये उतनी आसान थी नहीं। उन्हें हर मोर्चे पर रेड आर्मी से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि लेनिनग्राड और यूक्रेन में जर्मन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वो अब तक मॉस्को में कब्जा नहीं कर पाए थे। मॉस्को की लड़ाई में रेड आर्मी ने एक स्ट्रॉन्ग काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, जिससे जर्मन आर्मी को काफ़ी नुकसान हुआ। और इस बीच सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में लड़ाई जारी रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए जर्मन फोर्सेस ने मॉस्को से पीछे हटना चालू किया। अब उन्होंने मॉस्को से बाहर कुछ दूरी पर अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया और गर्मियों का इंतजार करने लगे। स्टालिन भी यह बात अच्छे से जानता था कि गर्मियों का सीजन आते ही जर्मन फोर्स दोबारा मॉस्को पर अटैक करेगी। इस शुरुआती अभियान के दौरान हिटलर को अब यह एहसास होने लगा था कि सोवियत यूनियन कितना विशाल है। इतने बड़े एरिया में टैंक मूव करने में बहुत ज़्यादा तेल खर्च हो रहा था, इसलिए जर्मनी को अपने आगे के अभियानों के लिए एक अनइंटरप्टेड तेल की सप्लाई की ज़रूरत थी। अगले गर्मी का सीजन आने से पहले हिटलर ने अपने ऑपरेशन बारबरोसा में एक छोटा सा बदलाव किया। उसका प्लान मॉस्को में अटैक करने से पहले सोवियत यूनियन के साउथ वाले हिस्से पर हमला करके वहाँ के कॉकेसस रीजन में पड़ने वाले ऑयल फील्ड्स को अपने कब्जे में लेने का था। इस ऑपरेशन को हिटलर ने केस ब्लू नाम दिया। इसके तहत उसने साउथ आर्मी ग्रुप, जिसमें 6th आर्मी, 17th आर्मी, 1st पेंजर और 4th पेंजर आर्मी शामिल थी, उसको 2 भागों में बांट दिया, जिसे साउथ आर्मी ग्रुप ए और साउथ आर्मी ग्रुप बी नाम दिया गया। साउथ आर्मी ग्रुप ए, जिसे फील्ड मार्शल विल्हेम लिस्ट कमांड कर रहे थे, उनका काम था सोवियत यूनियन के कॉकेशियन रीजन की तरफ आगे बढ़ते रहना। उनके साथ 17th आर्मी और 1st पेंजर आर्मी थी। वहीं दूसरी ओर साउथ आर्मी ग्रुप बी, जिसमें 6th आर्मी और 1st पेंजर आर्मी शामिल थी, उनका काम था वोल्गा नदी के किनारे बसे शहर स्टालिनग्राड पर कब्जा करना, ताकि कॉकेशियन रीजन पर कब्जा कर रही जर्मन फोर्स पर सोवियत आर्मी स्टालिनग्राड से काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर पाए और जर्मन आर्मी आसानी से इस रीजन में मूवमेंट कर सके। दूसरा महत्व इस शहर का इसलिए भी था क्योंकि यहाँ सोवियत मिलिट्री हार्डवेयर भी बनता था और ये शहर सोवियत यूनियन के उस वक्त के लीडर स्टालिन के नाम पर था। इस 6th आर्मी को फ्रेडरिक पॉलस कमांड कर रहे थे। पॉलस जब गर्मी शुरू होने से पहले अपने पहले अटैक की तैयारी कर रहे थे, उसी समय 12 मई 1942 को रेड आर्मी ने खारकोव पर जर्मन आर्मी पर एक जबरदस्त हमला किया ताकि जर्मन आर्मी को पीछे हटाया जा सके। लेकिन कुछ नुकसान झेलने के बाद जर्मन आर्मी ने रेड आर्मी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जर्मन आर्मी स्टालिनग्राड शहर तक पहुंच गई। ये देखकर स्टालिन ने उस समय अपना मशहूर ऑर्डर 227 इशू किया। इस ऑर्डर का मोटो था नॉट अ स्टेप बैक। उस समय रेड आर्मी ऑफिशियल्स को यह आदेश दिया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्टालिनग्राड से पीछे नहीं हटना है, चाहे उसके लिए कितनी भी जानें कुर्बान करनी पड़े। और उस ऑर्डर में यह भी मेंशन था कि अगर कोई सिपाही पीछे हटता है या फिर भागने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। इस बैटल में 13,000 से ज़्यादा रेड आर्मी के सोल्जर सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो या तो भागने की कोशिश कर रहे थे या फिर अपनी पोजीशन से पीछे हट रहे थे। एक बार जब जर्मन आर्मी स्टालिनग्राड शहर के अंदर पहुंच गई तो सोवियत यूनियन में उस समय उस एरिया में जितने भी लोग रहते थे उन्हें आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया और बिना किसी ट्रेनिंग के जर्मन आर्मी के आर्म डिवीज़न के आगे उन्हें रोकने के लिए भेज दिया गया। कई सिपाही ऐसे भी थे जिनके पास हथियार तक नहीं थे और अगर वो पीछे हटते तो अपनी ही सेना उन्हें गोली मार देती। उस समय उन सैनिकों के आगे और पीछे दोनों तरफ ही मौत थी। जर्मन आर्मी ने रेड आर्मी का सफाया करना शुरू कर दिया। जर्मन आर्मी रेड आर्मी को धकेलते धकेलते शहर के सेंटर तक ले गई, लेकिन जिस पागलपन से रेड आर्मी उस शहर को बचाने की कोशिश कर रही थी, इससे जर्मन आर्मी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रही थी क्योंकि वो एक दिन में जितने भी लोगों को मारते, अगले दिन उतने ही लोग उन्हें रोकने के लिए आगे खड़े मिलते। कुछ समय बाद जर्मन आर्मी को भी नुकसान होने लगा, उनके भी सैनिक मारे जाने लगे। ये फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी थी कि जर्मन एयरफोर्स ने स्टालिनग्राड पर इतनी बमबारी की जिससे उस शहर की हर छोटी बड़ी बिल्डिंग खंडर में बदल गई। रेड आर्मी के कमांडर्स को अब ये समझ में आ चुका था कि इतने सारे लोगों को अब मौत के मुंह में नहीं भेजा जा सकता, इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज किया और अपनी फोर्सेस को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर शहर में टूटी फूटी इमारतों के अंदर भेजना शुरू किया।
ताकि जब भी जर्मन आर्म डिवीज़न शहर के बीच से मूव करे तो इन इमारतों से उन पर ताबड़तोड़ हमला किया जा सके, ताकि जर्मन फोर्सेस को एक एक इमारत के अंदर जाकर उनसे लड़ना पड़े। इस दौरान जर्मन आर्मी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रेड आर्मी के स्नाइपर्स थे। ये स्नाइपर्स पूरा दिन इमारतों में छुपे रहते और जर्मन ऑफिसर्स और सप्लाईज ले जाने वाले लोगों को निशाना बनाते थे। जर्मन फोर्सेस के लिए हालात इतने बदतर हो चुके थे कि वे अब सीधे खड़े होकर चलने से भी डरते थे कि कहीं कोई स्नाइपर उन्हें निशाना ना बना ले। अब जर्मन फोर्सेस को भी सप्लाई की कमी हो रही थी, लेकिन हिटलर का आदेश था कि किसी भी कीमत पर स्टालिनग्राड से पीछे नहीं हटना है। स्टालिनग्राड अब उसके लिए नाक की लड़ाई बन चुका था। अब रेड आर्मी ने फिर से अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब उन्होंने तय किया कि वो जर्मन आर्मी को अब चारों तरफ से घेरेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उस समय 2.5 लाख जर्मन आर्मी लगभग 50 किलोमीटर लंबे और 40 किलोमीटर चौड़े एरिया में फैली हुई थी। इतने सारे एरिया को घेरने के लिए रेड आर्मी ने 11 लाख सिपाही, 804 टैंक, 13,000 आर्टिलरी और 1,000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को लगाया। ये यूनिट्स रात को चलती थी और दिन में छुपी रहती थी, ताकि जर्मन एयरफोर्स को इस मूवमेंट के बारे में पता न चल पाए। उन्होंने आर्मी को 2 यूनिट्स में डिवाइड किया और एक यूनिट को नॉर्थ की तरफ से और दूसरी यूनिट को साउथ की तरफ से जर्मन आर्मी को घेरना था और दोनों को डॉन रिवर पर मिलना था। जब दोनों यूनिट्स डॉन रिवर पर मिली तो वो जर्मन मोर्चों को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। ये खबर जब स्टालिनग्राड में जर्मन कमांडर पॉलस तक पहुंची तो वो समझ गए कि अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय भी रेड आर्मी ने जर्मन आर्मी को स्टालिनग्राड में इंगेज किया हुआ था। जब ये बात हिटलर को बताई गई तो हिटलर ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया और आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए स्टालिनग्राड नहीं छोड़ना है। उस समय तक जर्मन एयरफोर्स को भी अच्छा खासा नुकसान हो चुका था और अब वो स्टालिनग्राड में सप्लाईज नहीं पहुंचा पा रहे थे। उस समय जर्मन 6th आर्मी को रोज़ 700 टन सप्लाईज की ज़रूरत थी, लेकिन जर्मन एयरफोर्स सिर्फ 20% से भी कम सप्लाई कर पा रही थी। कुछ समय बाद ये सप्लाईज भी बंद हो गई। अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय मौत के। लगभग 91,000 जर्मन सिपाहियों को पकड़ लिया गया, लेकिन उनमें से सिर्फ 5,000 लोग ही जिंदा बच पाए। दोस्तों, ये सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर की पहली हार थी। अब जर्मनी के लोगों को भी ये समझ में आने लगा था कि जर्मनी भी हार सकता है, और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।